तो अगर आप एफएससी, नीट, बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए ही है, ठीक है। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत अच्छे से मैं इसका कॉन्सेप्ट, इसकी डिटेल डिस्कशन आपको प्रोवाइड करूंगी इस लेक्चर में, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, ठीक है ना। बहुत डिटेल नोट्स हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे तैयार किए हैं। तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सारा समझाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप बहुत आसानी से इसको यहीं पे ही याद कर लो। आपको दोबारा इसकी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लेक्चर को देखने के बाद। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ठीक है। ये हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत इसको वास्टली डिस्क्राइब करना है, ताकि अगर आप बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो तभी आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ लग जाए, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो चेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में रन करती है, ठीक है ना। और प्रीवियसली हमने क्या स्टडी किया था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था, ग्लूकोज टूटती थी, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैंने उसकी डिटेल डिस्कशन दी और मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हो इसी प्लेलिस्ट में। तो ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। कौन कौन सी एनर्जी मिलती है, एटीपी, NADH और FADH की 2 की फॉर्म में हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। सेल क्या करता है, इस ATP को डायरेक्टली यूज कर लेता है, लेकिन NADH2 और FADH2 को डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता एनर्जी के सोर्स के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि सेल ने क्या करना होता है, इन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना होता है ATP के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से इस कन्वर्जन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रन करवाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है, ये क्रिस्टा, ठीक है, इसके अंदर इसको रन करवाया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल होती है इसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स होती हैं ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। आपको पता है ना, फोल्ड करते हो किसी चीज को तो वो थोड़ी हो जाती है और जब उसको बढ़ाते हो तो वो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये इसके सरफेस एरिया को छोटा सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो गए, एक छोटी सी स्पेस के अंदर आ गई है और इस इनर मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है क्रिस्टी का, ठीक है, क्लियर। तो जिसकी वजह से 3 ATP जो होते हैं वो एक NADH होता है आपके पास जो बनता है किसके अंदर, क्रब्स साइकिल के अंदर, वो जाता है किसके अंदर, 3 ATP में। और जो तो एक FADH2 बनता है क्रब साइकिल के अंदर, ठीक है, वो इसमें जाता है 2 ATP के अंदर। तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह ये NADH और FADH2 से ATP ऑब्टेन की जाती है। तो ये किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अभी हम सारी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आप सोचो कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है ना। मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है। आपको पता है कि आपको इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको ऑक्सीडेशन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए और रिडक्शन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये ऐड करना है, ये ऑक्सीजन को तो क्या है, ये ऑक्सीडेशन। ये रिमूव करना है ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और ये रिमूव करना है, लॉस करना है किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो फिर भी क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया जाए, हाइड्रोजन अगर गेन किया जाए तो वो रिडक्शन है, और ऑक्सीजन अगर लूज किया जाए तो क्या है, वो भी रिडक्शन है। तो आपने ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत जगह पर काम आएगा, ठीक है। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसके अंदर देखना है। हर स्टेप पे ऑक्सीडेशन होगी, हर स्टेप पे रिडक्शन होगी, तो मैं बहुत अच्छे से ये आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की हमने यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है ना। हम इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्क्राइब करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट कैरियर्स एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट डोनेट करते हैं। एक सीरीज में ये रिएक्शन चलता है, ठीक है ना, क्लियर। और एट द एंड फाइनली जो है वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में मिला के क्या बना दिया जाता है, वाटर बना दिया जाता है।
है, ठीक है ना। एट द एंड वाटर जो है वो बन जाता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा कुछ मैं आपको बहुत डिटेल से इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। उसमें बताता है ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये डिफरेंट कैरियर्स हैं। ये कैरियर है, ठीक है ना, ये कैरियर है, ये कैरियर है, ठीक है ना, ये कैरियर है। तो इनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गुजरता है। इन कैरियर्स का काम क्या है, इन्होंने पंपिंग करवानी होती है हाइड्रोजन आयंस की, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयंस को। ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है ना। तो इन कैरियर्स का काम क्या होता है, इन्होंने पंपिंग करवानी होती है जो हाइड्रोजन आयंस हैं, प्रोटॉन्स हैं, मैट्रिक्स से इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होगा, ये किस तरह होगा, ये मैं आपको सारा इसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कौन कौन सी चीजें होती हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन जो वो जगह जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, OM आउटर मेम्ब्रेन, IM inner membrane. Space between outer and inner membrane is intermembrane space. Clear? यहाँ पे कुछ सीरीज ऑफ कैरियर्स होते हैं जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है ना। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये कुछ जो है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने हाइड्रोजन आयंस को इस मैट्रिक्स से इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है वो लेके जाना होता है, ठीक है। अब आपके सामने मैं डिस्क्राइब करती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, इस जो है टॉपिक को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको जो है एक एडवाइस देती हूँ। जैसे जैसे मैं ये सारा एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आपने यही डायग्राम अपनी जो है वो नीट कॉपी के ऊपर उतार लेनी है, ठीक है। और ये डायग्राम मैंने इतनी ऑथेंटिक और इतनी इंपॉर्टेंटली बनाई है ताकि आपको सारे प्रोसेस की समझ लगे, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस है, आप देखोगे ये है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये सारी कौन सी, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन का हिस्सा है। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस से हुए हैं, ये कुछ जो है वो एंजाइम्स मौजूद है, सारे ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिसने करवानी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो है एंजाइम मौजूद है वो कौन सा है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इसको NADH डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है। इसके अलावा ये ही कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 लिख लो। एक बॉक्स बनाओ कॉम्प्लेक्स 1 का, दूसरा बनाओ दूसरा ये वाला बनाओ कॉम्प्लेक्स 2 का, तीसरा कॉम्प्लेक्स 3 का, चौथा कॉम्प्लेक्स 4 का, ठीक है। अच्छा बेसिकली जो आपको थ्योरी है वो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी, समझने पे आपने फोकस रखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे समझना है, इसका कॉन्सेप्ट लेना है। तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को नाम देता है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NADH का मॉलिक्यूल आएगा। NADH का मॉलिक्यूल जब इस NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के पास आएगा तो इसने क्या करना है, इसने NADH से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, और ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाल देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NADH हाइड्रोजिनेज ने ब्रेक करना है NADH को NAD पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में, और हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को ले लेना है इस NADH डिहाइड्रोजिनेज ने, ठीक है। तो क्या होता है कि इसने ये जो हाइड्रोजन आयन है इस NADH डिहाइड्रोजिनेज ने इसको पंप करवा देना है इस मैट्रिक्स से इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के दरमियान में, ठीक है ना। ये स्पेस किसके दरमियान है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में। तो ये कौन सी स्पेस हुई, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हुई। और इस तरफ वाला क्या है, ये इस साइड वाला क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इस NADH डिहाइड्रोजिनेज ने NADH को तोड़ा NAD पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और इसने ट्रांसफर कर दिया इस हाइड्रोजन आयन को
जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, हाइड्रोजन आयन को इसने कर दिया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। तो इसने इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पे लेके गया, इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर देना है कोएंजाइम क्यू को, ठीक है। तो डिहाइड्रोजनेज ने जो इस एनर्जी को यूज किया है, ठीक है ना, जो इसको तोड़ने में एनर्जी यूज करते हुए इसने पंप करवा दिया हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए कोएंजाइम क्यू को, ठीक है। यहां तक लगी ये समझ। तो ये था फर्स्ट स्टेप। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड। जो इलेक्ट्रॉन देता है लूज करता है, लॉस करता है, वो होता है ऑक्सीडाइज। तो जब इस NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने इलेक्ट्रॉन लिया था तो ये क्या हो गया था, रिड्यूस्ड। और ये NADH क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन को लॉस, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्सीडाइज। तो ये जब इस रिड्यूस्ड NADH डिहाइड्रोजनेज ने हाइड्रोजन आयन को इधर पंप करवा दिया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और इलेक्ट्रॉन्स को कोएंजाइम क्यू को दे दिया, तो ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों लॉस कर दिए हैं और कोएंजाइम क्यू को दिए। तो कोएंजाइम क्यू एक्सेप्ट करने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूस्ड, ठीक है। मतलब जो देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो लेता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब कोएंजाइम क्यू खुद क्या है, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस्ड है। तो इसने क्या करना है, इस रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्यू ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देना है साइटोक्रोम बी की तरफ। तो ये साइटोक्रोम बी कहाँ पे है, ये जो ब्लैक पार्ट है ना, जो हिस्सा किसका है, कॉम्प्लेक्स 3 का हिस्सा है ये साइटोक्रोम बी। तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स 3 के ऊपर ही इस ब्लैक पार्ट को ड्रा किया है, जो क्या है, साइटोक्रोम बी। तो कोएंजाइम क्यू ने ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इस साइटोक्रोम बी को दिए। तो इस केस में कोएंजाइम क्यू इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और साइटोक्रोम बी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये हुआ रिड्यूस, तो इसके पास आई एनर्जी। इस एनर्जी को इस कॉम्प्लेक्स 3 ने यूज करते हुए, साइटोक्रोम बी के इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इसके पास आता है फिर भी एनर्जी रिलीज होती है। जब ट्रैवल करके इस साइटोक्रोम सी के पास साइटोक्रोम बी का इलेक्ट्रॉन होगा तब भी एनर्जी रिलीज होगी। तो इस एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की रिलीज एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी इमिट करती है, इस रिलीज्ड एनर्जी को कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है, ठीक है, ये यूज करता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो साइटोक्रोम बी है वो कॉम्प्लेक्स 3 का हिस्सा है, जो जहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो कॉम्प्लेक्स 3 यूज कर लेता है। एनर्जी वैसे भी तो जाया ही होनी थी ना, तो वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 3 जल्दी से इस एनर्जी को यूज करता है और हाइड्रोजन आयन को इधर से, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स है, इससे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये भी क्या करता है, ये भी करवा देता है, पंप करवा देता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या वजह है इतनी ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ से इस तरफ पंप करवाए जा रहे हैं। तो इसकी भी बहुत बड़ी रीजन है इन हाइड्रोजन पंपिंग की। हाइड्रोजन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, इस वीडियो लेक्चर के एंड पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे तो था, इसका हाइड्रोजन था NADH का, यहाँ पे कहाँ से आया। तो आपको पता है कि सिर्फ एक ही NADH नहीं टूट रहा, इनफैक्ट मल्टीपल NADH यहाँ पे टूट रहे हैं, FADH भी यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है ना। मतलब कि मल्टीपल प्रोटॉन्स जो हैं वो इस मैट्रिक्स में मौजूद हैं और ये मल्टीपल प्रोटॉन्स पंप करवाए जाने हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है ना। और पंपिंग करवा कौन से कॉम्प्लेक्स रहे, कॉम्प्लेक्स 1 इसका भी मैंने बात कर ली है, कॉम्प्लेक्स 3 की भी बात कर ली और कॉम्प्लेक्स 4 ने भी पंपिंग करवानी है, उसकी अभी हम बात करती हैं, ठीक है ना। तो आपने एंड तक ये लेक्चर देखना है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सी को दे दिए गए हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ था पहले, ये कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम बी रिड्यूस्ड हुआ था इलेक्ट्रॉन लेके, और जब इसने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को दिए तो तब ये ऑक्सीडाइज हो गया था लूज करके। तो इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के से होने वाली जो एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी, इस रिडॉक्स रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को कॉम्प्लेक्स 3 यूज करके हाइड्रोजन आयंस को पंप करवा देता है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के पास, ठीक है ना। तो अब हमारे पास है साइटोक्रोम सी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो साइटोक्रोम बी ने इसको दिए थे। इसका मतलब ये भी रिड्यूस्ड है, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म में। अब क्या करता है ये रिड्यूस्ड साइटोक्रोम सी, अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, कॉम्प्लेक्स 4 के जो है वो A और A3 को, ठीक है।
तो कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम ए और एक है जो है वो साइटोक्रोम A3, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि साइटोक्रोम सी ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए साइटोक्रोम ए और A3 को, ठीक है ना। अब साइटोक्रोम सी के पास तो कोई कॉम्प्लेक्स मौजूद नहीं है, इसीलिए इसकी एनर्जी जो है वो एज इट इज ही यहाँ पे दे दी जाती है, ठीक है ना। तो अब साइटोक्रोम सी क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड जो ऑक्सीडाइज हो गया इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और जो साइटोक्रोम ए क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। अब इस साइटोक्रोम ए ने इलेक्ट्रॉन दिए साइटोक्रोम A3 को, साइटोक्रोम ए जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस्ड हो गया। और इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसको कॉम्प्लेक्स 4 ने, जो कि इसी का ही पार्ट है, जिसका पार्ट ये दोनों है, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स 4 ने क्या हुआ, इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको यूज करते हुए हाइड्रोजन आयंस को पंप करवा दिया मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। क्लियर, ठीक है, लगे समझ। तो पंपिंग यहाँ से हो रही है, ठीक है ना। सीवरल जो है पंप यहाँ पे जो है वो पंपिंग करवाई जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स को पंप करवा दिया गया है। पंप का मतलब क्या है कि अब एनर्जी जो है वो इनकी यूटिलाइज्ड भी होनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है। ये प्रोटॉन्स कहते हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। आपकी बुक में सीवरल जगह पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का वर्ड यूज हुआ है होगा, ठीक है ना। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जो है वो एक कंसंट्रेशन बढ़ गया है, एक तरफ प्रोटॉन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है और एक तरफ प्रोटॉन की क्वांटिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से फर्क आ गया है, ठीक है ना। तादाद के अंदर एक तरफ तादाद ज्यादा है, एक तरफ तादाद कम है, दरमियान में मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से क्या बन गया है, एक जो है वो ग्रेडियंट बन गया है, ठीक है। ग्रेडियंट उसको कहते हैं कि एक मेम्ब्रेन हो, उसके एक पार एक चीज ज्यादा हो और एक चीज कम हो, ठीक है ना। तो उसको कह देते हैं कि ये इस चीज का क्या है, ग्रेडियंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स का या फिर प्रोटॉन्स का क्या बन गया, ग्रेडियंट बन गया, क्योंकि इस तरफ इसकी तादाद ज्यादा है और मैट्रिक्स की तरफ इसकी तादाद काफी कम है एज कम्पेयर टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन किसके पास था, A3 के पास था, ठीक है ना। अब इस A3 ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन किसको दे देना है, ऑक्सीजन को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए ऑक्सीजन को, ठीक है ना। ऑक्सीजन भी कौन सा, हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाफ ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, एटॉमिक ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। तो क्या होता है कि इस ऑक्सीजन ने हाफ ऑक्सीजन ने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, वहां से इसने क्या करना है, हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पे मौजूद है इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। और यूटिलाइज करते हुए क्या बना देना है, वाटर का मॉलिक्यूल बना देना है। तो जो फाइनल एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने कॉम्प्लेक्सेस की भी बात कर ली है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि हाइड्रोजन आयंस को कंटिन्यूसली क्यों पंप करवाया जा रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, क्यों इसको भेजा जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वाटर हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें चाहिए एटीपी बनानी थी। अगर याद हो, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे एक बात की थी कि NADH और FADH2 जो क्रब्स साइकिल में बना था उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। उससे अब बनानी है ATP। तो NADH टूट तो गया है, वाटर बन गया है, ATP कहाँ पे है, तो उसकी अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन आयंस को सेंड किया गया था इस तरफ ताकि केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से ATP बनाई जा सके। केमियोस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें इस रिडॉक्स रिएक्शन को जो यहाँ पे आता है इसको कपल किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। इस रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी को यूज करती हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं F1 पार्टिकल। तो वो F1 पार्टिकल बेसिकली है क्या, ये ATP सिंथेज एंजाइम का हिस्सा होता है। ATP सिंथेज एंजाइम के 2 हिस्से होते हैं, एक है F0 पार्ट और एक होता है F1 पार्टिकल, ठीक है। तो F0 पार्ट आप समझ लो ये वाला पार्ट है F0, और जो मैट्रिक्स की तरफ ये वाला पार्ट है ये कौन सा है, F1 पार्टिकल का हिस्सा है, ठीक है। F1 पार्टिकल इतना है, ये क्या है, ये F0 पार्ट है, FO पार्ट, ठीक है, FO पार्ट ये वाला है। तो होता क्या है, इसका काम होता है F0 का कि ये ना यहाँ से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से ना हाइड्रोजन आयंस को लेके मैट्रिक्स की तरफ जो है वो भेजता है, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस जो प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे प्रोटॉन्स जो मौजूद है उसको ये F0 पार्टिकल मैट्रिक्स की तरफ भेजता है। और ये मैट्रिक्स वाली साइड पे जो F1 पार्टिकल है ATP सिंथेज का हिस्सा, ये क्या करता है, ये यहाँ पे क्या करेगा, इस मूवमेंट से इस
हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी की सिंथेसिस करवाता है ये F1 पार्टिकल। ठीक है, माना जाता है कि जब यहाँ से हाइड्रोजन आयंस इस तरफ मूव करते हैं तो एटीपी सिंथेज रोटेट करना शुरू कर देता है, और इसी रोटेशन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के मूवमेंट से, जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है इससे एटीपी सिंथेज ने रोटेट करना होता है, और इस रोटेशन से एनर्जी को यूज करते हुए क्या बना दी जाती है एडीपी के साथ, उस एनर्जी को यूज करते हुए एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला के एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पे करवा दी जाती है। ठीक है ना, मतलब कि जिस लाइक ए डैम वाटर फ्लो करता है टरबाइंस में से, पंखों को चलाता है ये वाटर और एनर्जी बनती है, तो हाइड्रोजन आयन जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, ठीक है, तो वो जस्ट एटीपी सिंथेज है जहां से उसके F0 पार्टिकल नहीं उस हाइड्रोजन आयंस को नेक्स्ट ट्रांसफर कर सकता है, उसके अलावा यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स वापसी नहीं करवा सकता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ हाइड्रोजन आयंस की। वो वहां पे भेज सकते हैं लेकिन वो वापसी पे कहते हैं कि भाई हम नहीं वापसी करवा सकते, एक दफा भेज दिया हाइड्रोजन आयंस को तो भेज दिया, तो वापसी किसने करवानी है F0 पार्टिकल्स ने। वो कहता है कि भाई मैं करवाऊंगा इसकी वापसी। ठीक है ना, तो वो जब इसकी वापसी करवाता है तो वो चुपके से इसकी एनर्जी को यूज कर लेता है क्योंकि उसका भी तो फायदा ही है। ठीक है ना, तो वो फायदा उठा लेता है हाइड्रोजन आयंस की एनर्जी से, हाइड्रोजन आयंस के फ्लो से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको जो एटीपी सिंथेज की मोटर जो है उसकी वजह से घूमती है, और वो एनर्जी जो बनती है उससे उसको एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से लगा के वो एटीपी बना देता है। मतलब कि फायदा उठाया जा रहा है हाइड्रोजन आयंस का। हाइड्रोजन आयंस को बड़ी जल्दी पड़ी है ना मैट्रिक्स की तरफ आने की, लेकिन उसकी एनर्जी को चुपके से यूज करके एटीपी सिंथेज जो है वो क्या कर लेता है एटीपी बना लेता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं थ्योरी में भी डिस्क्राइब करूंगी और आपको कॉन्सेप्ट अभी भी दे दूं क्योंकि फिर आपको लगता है कि वीडियो कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जो एक NADPH होता है ना उससे 3 ATP बन सकते हैं। हाउ, आपको पता है कि जब कॉम्प्लेक्स 1 के पास इस NADH का इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स 1 इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और जो इस इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करते हुए हाइड्रोजन आयन की पंपिंग करवाता है। एक हाइड्रोजन आयन पंप हो गया। जब कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास कौन सी चीज थी, साइटोक्रोम जो है वो बी था। ठीक है ना, इस साइटोक्रोम बी के अंदर जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो इससे रिलीज होने वाली एनर्जी को कॉम्प्लेक्स 3 यूज करते हुए एक और हाइड्रोजन की पंपिंग करवाता है। 2 हाइड्रोजन पंप हो गए। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 में कौन सी चीजें हैं, यहाँ पे साइटोक्रोम और A3 के पास की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। इन दोनों की ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है इसको कॉम्प्लेक्स 4 करके यूज करते हुए तीसरा जो है एक और हाइड्रोजन पंप करवाते हैं। तो बेसिकली एक NADH को टूटने से 3 हाइड्रोजन आयंस एट ए टाइम जो है वो पंप हो रहे हैं। 1 2 3 3 हाइड्रोजन आयन जब यहाँ से एक हाइड्रोजन गुजरेगा तो उसकी एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी सिंथेज एक एटीपी बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन गुजरेगा 2 एटीपी, और तीसरा हाइड्रोजन जब गुजरेगा तो कितने 3 एटीपी होते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन इधर पंप करवाए जा रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, और एक एक करके जब वो तीनों हाइड्रोजन एटीपी सिंथेज से गुजरते हैं तो 3 दफा वो 3 हाइड्रोजन गुजरते हैं तो 3 एटीपी बन जाते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो FADH2 है इसमें क्या होता है, इसके केस में 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है ना, हालांकि 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बन रहे हैं तो मसला 2 हाइड्रोजन का नहीं है, मसला इस चीज का कितने कॉम्प्लेक्सेस यूज हो रहे हैं। यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्सेस यूज हो गए, 3 हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग करवा रहे थे मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जस्ट 2 यूज होंगे। वो किस तरह, कॉम्प्लेक्स 2 ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स 2 ने ब्रेक डाउन करवानी होती है जस्ट FADH2 की। ठीक है ना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करवाता, जस्ट ये क्या करता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कोएंजाइम Q के पास। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स 2 ने क्या करना होता है, इसने तोड़ना होता है FADH2 को, FAD पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन में। ठीक है ना, बेसिकली कॉम्प्लेक्स 2 है क्या, ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, इट इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसने क्या करना है, इसने ब्रेक डाउन करवानी है FADH2 की FAD पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन के अंदर। उसने क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है इलेक्ट्रॉन को किसके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कोएंजाइम Q के पास। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पहले कोएंजाइम Q के पास इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, जब इससे जो है इलेक्ट्रॉन गया इसके पास साइटोक्रोम B के पास, तो साइटोक्रोम B के रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी को कॉम्प्लेक्स 3 ने यूज करके एक प्रोटॉन पंप करवा दिया।
ठीक है। ये प्रोटॉन किसका है, किसकी वजह से पंप करवाया गया है, FADH2 के इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास गया और साइटोक्रोम C से फिर गया साइटोक्रोम A और A3 के पास, तो A और A3 की रिडॉक्स रिएक्शन से एक और हाइड्रोजन को पंप करवा दिया गया है कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो बेसिकली 2 हाइड्रोजन यहाँ पे पंप करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन जब 2 दफा ATP सिंथेज में से गुजरते हैं तो 2 ATP आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, जो बेसिकली FADH2 के 2 इलेक्ट्रॉन A से A3 के पास आते हैं तो A3 क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। इन रिटर्न A3 ने क्या करना होता है, रिड्यूस्ड A3 ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देना होता है एटॉमिक ऑक्सीजन 1/2 O2 को, ठीक है ना, हाफ ऑक्सीजन को। और इस हाफ ऑक्सीजन ने जिस तरह NaDH के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाया था, इसी तरह ही FADH2 के इलेक्ट्रॉन से वाटर की फॉर्मेशन करवानी है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, जिस तरह NaDH के इलेक्ट्रॉन वाटर की फॉर्मेशन में यूज़ हुए थे, FADH2 के इलेक्ट्रॉन भी वाटर की फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स 1 ने नहीं इसको तोड़ा, इसको तोड़ा है कॉम्प्लेक्स 2 ने, ठीक है। FADH2 की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, क्लियर। आई होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ लगी होगी। अब हम इसके नोट्स यहाँ पे देखते हैं जो बहुत डिटेल से बनाए हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो आप उन्हीं नोट्स को अगर खुद जो है कोट कर लोगे, कॉपी करवा लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल नोट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए सीरीज ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सिस, वही कॉम्प्लेक्सिस 1 2 3 4, ठीक है, जो कहाँ पे मौजूद है, प्रेजेंट इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NaDH FADH2 टू ऑक्सीजन, ठीक है, थ्रू ए चेन ऑफ कैरियर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चाहे NaDH से आ रहा है चाहे FADH2 से आ रहा है, फाइनल जो है वो कहाँ पे उसने जाना होता है, डिफरेंट कैरियर से गुजरते हुए एट द एंड ऑक्सीजन के पास, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो FADH2 का इलेक्ट्रॉन है वो कैसे आएगा, कॉम्प्लेक्स 2 ने उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना होता है, साइटोक्रोम को देना होता है, ठीक है, कोएंजाइम Q को देना होता है, सॉरी कोएंजाइम Q को इसका इलेक्ट्रॉन जाता है, वो इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C के पास, A के पास, A3 के पास। देन वो साइटोक्रोम A3 ने जिस तरह NaDH का इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे दिया था, इस तरह ही साइटोक्रोम A3 ने FADH2 का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देना होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ने उस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को कंबाइन करके क्या बना देना होता है, एट द एंड वाटर बना देना होता है, ठीक है। तो वो अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि टू ऑक्सीजन थ्रू ए सीरीज ऑफ द कैरियर्स की मदद से ये ऑक्सीजन के तक ये इलेक्ट्रॉन भेज दिया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है क्रॉस कैरियर्स, एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी कौन यूज करते हैं, प्रोटॉन पंप्स यूज करते हैं, ताकि प्रोटॉन को क्या है, हाइड्रोजन आयन ही, ठीक है ना। तो उस प्रोटॉन्स को पंप करवा दिया जाता है किसके अक्रॉस दी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम मैट्रिक साइड टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अल्टीमेटली ATP प्रोड्यूस होती है, वो भी मैंने बता दिया कि जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से हाइड्रोजन आयंस को वापस लाया जाता है ATP सिंथेज के जरिए, तो ATP सिंथेज उन हाइड्रोजन आयन के फ्लो से जनरेट होने वाली एनर्जी को यूज करते हुए ATP की फॉर्मेशन करवा देती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनल स्टेप क्या है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को फाइनली और कंबाइन करवा देता है इस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयंस को, और ऑक्सीजन कम्बिनेशन करवा के क्या बनाता है, वाटर बनाता है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कौन सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के फोर्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, बेसिकली पैथवे क्या है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना। तो सबसे पहले NaDH ने लूज करना है हाइड्रोजन आयंस को और 2 इलेक्ट्रॉन्स को। प्रोटॉन ने क्या करना है कि सोल्यूशन में यानी कि मैट्रिक साइड में रिलीज हो जाते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे जाते हैं, इंटर करते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टू कोएंजाइम Q। अच्छा, एट द सेम टाइम FADH2 अगर होगा तो उसने क्या करना है, उसने भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देना होता है, और ये FADH2 को सक्सीनेट डिहाइड्रेटनेस, जिसका अनदर नेम है कॉम्प्लेक्स 2, उसने तोड़ना होता है, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस कॉम्प्लेक्स 2 ने किसको दे देने होते हैं, कोएंजाइम Q को ही। तो एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द कोएंजाइम Q, तो कोएंजाइम Q क्या होता है, रिड्यूस्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। उसके बाद वो बात करते हैं साइटोक्रोम B की। साइटोक्रोम B को रिड्यूस्ड अब किया रहना है, क्योंकि कोएंजाइम Q ने जो कि रिड्यूस्ड हो चुका था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम B को।
एट दिस स्टेज क्या होता है कि कोएंजाइम क्यू खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और साइटोक्रोम बी रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है साइटोक्रोम सी की रिडक्शन। साइटोक्रोम बी ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम सी को। एट दिस पॉइंट दिस रिड्यूस साइटोक्रोम बी जो पिछले प्रीवियसली रिड्यूस था ये ऑक्सीडाइज हो गया और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया दैट इज साइटोक्रोम सी, वो क्या हो गया, वो रिड्यूस्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है साइटोक्रोम ए की रिडक्शन की बात है। साइटोक्रोम सी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन दे देता है साइटोक्रोम ए को। एट दिस स्टेज साइटोक्रोम सी खुद जो पीछे रिड्यूस था यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया और जिसको उसने इलेक्ट्रॉन दिया दैट इज साइटोक्रोम ए, वो क्या हो गया, वो हो गया रिड्यूस्ड। अच्छा, उसके बाद आती है साइटोक्रोम ए3 की रिडक्शन। साइटोक्रोम ए ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, साइटोक्रोम ए3 को। एट दिस स्टेज साइटोक्रोम ए जो है खुद ऑक्सीडाइज हो गया जिसने दिया और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो क्या हो गया, वो हो गया रिड्यूस्ड, दैट इज साइटोक्रोम ए3। तो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो साइटोक्रोम ए3 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, ऑक्सीजन एटम को, दैट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द चेन। चेन के एंड पे जो ऑक्सीजन मौजूद था साइटोक्रोम ए3 ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अच्छा, बेसिकली NaDH2 और FADH2 के इलेक्ट्रॉन गुजरते सेम स्टेप में से हैं, सेम ही कैरियर है, ठीक है ना। जस्ट फर्क है स्टार्टिंग का कि उसको जो कॉम्प्लेक्स 1 तोड़ता है NaDH2 को और कॉम्प्लेक्स 2 तोड़ता है FADH2 को, ठीक है। NaDH को कॉम्प्लेक्स 1 ने तोड़ना है और FADH2 को किसने तोड़ना है, कॉम्प्लेक्स 2 ने। तो उसके बाद फाइनली जो इलेक्ट्रॉन जो है एट द एंड दोनों के ही ऑक्सीजन के पास रहते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कंबाइन करवाता है प्रोटॉन के साथ चेन के एंड पे और वाटर बना देता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड दी केमियोस्मोसिस। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से, इसकी वजह से सीवरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने सारे बताए हैं। और कैरियर जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, तो दूसरा जो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो कैरियर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या रहता है, वो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है लूज करते रहता है अपनी एनर्जी इस कैरियर टू कैरियर ट्रांसपोर्ट के दौरान। का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज होती रहती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स इस जो कि कॉम्प्लेक्स 1 है, 3 है और 4 है, ये बात आपने याद रखनी। कॉम्प्लेक्स 2 ने जस्ट तोड़ना है FADH2 को। इन ये जो टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 2 ने जस्ट तोड़ना है FADH2 को, उसके अलावा और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है। कोएंजाइम Q के पास इलेक्ट्रॉन किसका है, FADH2 का इलेक्ट्रॉन है। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्सेस 1, 3 और 4 है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एनर्जी को यूज करते हुए क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की एनर्जी को, रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी को यूज करते हुए पंपिंग करवानी है इन तीनों ने हाइड्रोजन आयंस की मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये हाइड्रोजन आयंस जो है ये अगेन मूव करते हैं ATP सिंथेज के जरिए मैट्रिक्स की तरफ, जो कि एनर्जी यूज करते हैं इस हाइड्रोजन आयंस की ATP सिंथेज, ठीक है। तो बेसिकली होल प्रोसेस जो जिससे ये एनर्जी यूज होकर ATP बनाई जाती है, एट द एंड ATP बन जाती है, ठीक है ना। तो सारा प्रोसेस जिसके जरिए ATP बनाई जाती है उसको केमियोस्मोसिस कहते हैं। तो बेसिकली केमियोस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेम्ब्रेन जो है इस्तेमाल करती है कपल करवाने के लिए इस रिडॉक्स रिएक्शन को ATP की सिंथेसिस के लिए, ठीक है ना, जिसके लिए कपल करवाया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन को ATP की सिंथेसिस के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ ATP। तो जैसे जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होता रहता है एनर्जी रिलीज होती रहती है इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस के, रिजल्टिंग हाइड्रोजन आयंस ग्रेडियंट स्टोर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज बैक करेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ और ये गुजरते हैं प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन है जो कि ATP सिंथेज है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन इसमें से गुजरेंगे तो ATP सिंथेज क्या करेगा, इसके फ्लो को यूज करता हुआ ATP की सिंथेसिस करवाएगा। और ये बात जो ऑक्सीडेशन एक NADH की ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 की ऑक्सीडेशन से 2 ATP बनते हैं। ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकी हूँ हाउ, ठीक है। तो आई होप तो कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। ये थ्योरेटिकल नोट्स जो हैं ये भी आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। तो मैं एंड पे भी इसकी पिक्चर्स लगा देती हूँ, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने इसकी लगाई हैं। अब मैं आपको एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आपने सारी वीडियो जो है वो स्किप करके आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना, आपने सारी वीडियो स्किप की और आप इन नोट्स को देखने के लिए आए हैं तो ज़रूर देखें, लेकिन आपको इसकी कोई समझ नहीं लगने वाली जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखते। तो बेटर यही है कि इन नोट्स को सारी वीडियो स्किप करके ना लिखें, सारी वीडियो पहले देखें और उसके बाद इन नोट्स को जो है वो फोटो कॉपी कर लें, ठीक है, या फिर इसकी पिक्चर लेके इसकी फोटो कॉपी निकलवा लेंगे भी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम भी जो है वो बच जाएगा, ठीक है। सो हेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू, ठीक है, देखें।
आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, वो मोस्टली हमने यहाँ तक पढ़ा था कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन से होती है। ठीक है ना, कि रेस्पिरेशन होती है ग्लूकोज के टूटने से एटीपी जो है वो बॉडी हासिल करती है, चाहे वो एनारोब्स हों वो भी ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी लेते हैं, चाहे वो एरोब्स हों, ठीक है, यानी कि हम वो भी क्या करते हैं ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अदर सीवरल पाथवे भी है जो अदर देन ग्लूकोज हमें एटीपी प्रोवाइड करेगा। केमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन के अलावा एक और फॉस्फोरिलेशन यानी कि एटीपी की फॉर्मेशन है जिसमें किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन की नहीं ज़रूरत, किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की नहीं ज़रूरत है, तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू बता दिया है, मैं बहुत डिटेल से यही लेक्चर आपके सामने इन नोट्स की हेल्प से डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, तो बेसिकली सेल क्या करता है, सेल ना फॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर ऐड करवा के क्या बना देता है, एटीपी बना देता है। ठीक है ना, क्लियर। तो एडीपी के अंदर किसी भी किस्म की फॉस्फेट के एडिशन को क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन, जिससे एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाए। ठीक है, क्लियर। तो सेल इस एटीपी को जनरेट करता है इस फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेल के पास दो वेज होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के, फॉस्फोराइलेशन करने के, तो हम उनकी बात करते हैं। एक है सेल के पास वे दैट इज केमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन, वही बात जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान केमियोसिस के जरिए जो एनर्जी बनती है उसको हम कहते हैं केमियोस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन। तो उसमें मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है क्योंकि इसके जो केमियोस्मोसिस फॉस्फोरिलेशन के लिए जो प्रोटीन वगैरह मौजूद होती है वो मेम्ब्रेन, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर धंसी होती हैं। ठीक है, क्लियर, मैंने ये बहुत डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन्स वगैरह मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन्स वगैरह मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है ना, जिन्होंने एटीपी की फॉर्मेशन करवानी होती है। तो बेसिकली उसके लिए फिर क्या हुआ कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्सेस जिसने ये प्रोटीन पंप्स वगैरह जिसने ये चेन प्लानी होती है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो केमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की तो इसके लिए ये नहीं ज़रूरी, इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं ज़रूरी, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जो डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है फॉस्फेट ग्रुप को ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से एडीपी के अंदर। ठीक है ना, मतलब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो है, यानी कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इसने फॉस्फेट लेना है और डायरेक्टली एडीपी के साथ उस फॉस्फेट को मिला के एटीपी की फॉर्मेशन कर देनी है। मतलब किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्सेस की, किसी भी किस्म के कैरियर्स की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉस्फेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, जिसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम कहते हैं, वहां से लेना है, उसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर ऐड करवा के एटीपी की फॉर्मेशन करवा देनी है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मच मोर सिंपल है एज कम्पेयर टू द केमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन, जिसमें सिवरल काइंड्स की प्रोटीन और कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो इसमें वो कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एंजाइम ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, उनसे फॉस्फेट लेके एडीपी को देता है सेल, और सेल के अंदर कौन सी चीज ये है कर रही होती है, एंजाइम। ठीक है ना, एंजाइम क्या करता है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से फॉस्फेट लेके एडीपी को देता है, तो एटीपी की ये फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, और तो मोस्टली हो कह रहे हैं कि ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक फॉस्फेट है जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से आया है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉस्फेट इसके साथ एडीपी के साथ कंबाइन करके एटीपी बनाता है। ठीक है, एटीपी का मॉलिक्यूल आता है, और जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट थी जिसे ये फॉस्फेट लिया गया था वो एक और अनदर काइंड के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें से एक ग्रुप हट गया है। ठीक है, उसकी भी हम एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं। तो
ये है ग्लाइकोलिसिस के केस की एग्जांपल, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि फोस्फोइनोल पायरुवेट और एडीपी आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। फोस्फोइनोल पायरुवेट ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कोशिश करनी है कि आप ये मॉलिक्यूल एक याद कर लो, उसके बाद सारा रिएक्शन ही आपको समझ लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने याद कर लेना है। अच्छा, कि फोस्फोइनोल पायरुवेट में ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है, ये फोस्फेट का ग्रुप है, ठीक है। एक फोस्फेट, ठीक है, ये इनोल पायरुवेट है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो एडीपी के साथ मिलता है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसने क्या करना है, इस फोस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के तौर पर, और उसने अपना फोस्फेट ये वाला दे देना है इस एडीपी को, ठीक है। दिस इज एक्टिंग एज ए ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। तो बेसिकली इस पायरुवेट काइनेज ने इस फोस्फोइनोल पायरुवेट का फोस्फेट लिया और एडीपी में ट्रांसफर करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है ये इसमें से क्योंकि फोस्फेट निकल गया है, जिसकी वजह से ये जस्ट पायरुविक एसिड पीछे रह गया है, ठीक है, ये वाला ग्रुप भी पीछे रह गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे एडीपी, तो एडीपी जो था उसके साथ एक और फोस्फेट, देखो एक दो फोस्फेट थे, एक दो, ये तीसरा फोस्फेट, ये वाला जो था ये फोस्फेट ग्रुप लग गया इस एडीपी के साथ। तो ये तीसरे फोस्फेट की वजह से जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, तीसरे फोस्फेट के लगने की वजह से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, ठीक है। तो ये वो पॉइंट था जिसमें क्या किया, एंजाइम ने इस्तेमाल किया एक एंजाइम इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, ताकि एटीपी की फॉर्मेशन करवाई जा सके, और उस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के फोस्फेट को एडीपी के साथ कंबाइन करके एटीपी की फॉर्मेशन करवाई है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रोसेस जो क्रेब्स साइकिल के स्टेप में चलता था वो क्या है कि सक्सिनाइल कोए से जब सक्सिनेट बनता है तो क्या होता है, यहाँ पे भी एडीपी के साथ एक फोस्फेट को लगा के क्या बनाया जाता है, एटीपी बनाई जाती है। तो ये भी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोरिलेशन है। फोस्फोरिलेशन का मतलब भी एडिशन ऑफ एटीपी होता है टू एडीपी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ताकि एटीपी बनाया जा सके, ठीक है। लगी समझ इसकी भी। तो बेसिकली सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोरिलेशन से थोड़ी सी अमाउंट, छोटी सी अमाउंट एटीपी की सेल जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये कुछ ओवरव्यू है उस एनर्जी का जो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है ना। तो आपको पता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान NADH और FADH2 की फॉर्मेशन होती है, और जो ये NADH और FADH2 है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल के बाद ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। आप मेरे चैनल पे जाके इसकी डिटेल डिस्कशन भी देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान इन दोनों के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कैरियर्स में से पास करवाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जब गुजरते हैं तो वहां पे जो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं ये वाले, इनके इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजार के किस चीज की फॉर्मेशन होगी, एटीपी की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर देखना चाहते हो किस तरह एटीपी की फॉर्मेशन होती है तो आप जाके मेरा वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला बहुत डिटेल से देख सकते हो। अच्छा, जो NADH क्रेब्स साइकिल का होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरता है तो 3 ATP प्रोड्यूस होता है। आपको पता है कि जो NADH होता है ये इसको कॉम्प्लेक्स 1 तोड़ता है, ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन लेता है इसके, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज के रिडॉक्स रिएक्शन की एनर्जी को यूज करते हुए एक हाइड्रोजन आयन पंप करवाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 इसका इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स 3 से गुजरता है, ठीक है, इस NADH का, तो क्या करता है, उसी इलेक्ट्रॉन के रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करते हुए ये भी हाइड्रोजन आयन पंप करवाता है। और जब कॉम्प्लेक्स 4 में से इसका इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो ये भी इसके इलेक्ट्रॉन के रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करते हुए एक और हाइड्रोजन आयन पंप करवाता है। 3 हाइड्रोजन आयन एट ए टाइम की पंप करवाते हैं। और जब ये हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेज में से गुजरते हैं तो जब एक हाइड्रोजन आयन गुजरेगा तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा, जब दूसरा हाइड्रोजन आयन गुजरेगा तो दूसरा एटीपी बनेगा, और जब तीसरा हाइड्रोजन आयन गुजरेगा तो तीसरा एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन आयन के फ्लो से जो एटीपी सिंथेज की मोटर है ये मूव करती है और एटीपी के साथ फॉस्फेट मिला के एटीपी की फॉर्मेशन करती है। और अगर आप
आप ये बहुत डिटेल से देखना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला टॉपिक ज़रूर देखिए, ठीक है ना। उसके बगैर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके बगैर इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि पता नहीं मैम कौन सी बातें बताई जा रही हैं, ठीक है ना। अगर वो लेक्चर आपने लिया होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी कि किस तरह एक NADH से 3 ATP बन सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, ठीक है। और वो प्रोसेस जिसमें जो है वो ATP सिंथेज इलेक्ट्रॉन के फ्लो ग्रेडियंट को यूज करते हुए या इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट को यूज करते हुए ATP की सिंथेसिस करता है, उसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, बेसिकली वो कहता है कि ग्लाइकोलिसिस के अमल के दौरान जो NADH प्रोड्यूस होता है इसके इलेक्ट्रॉन को ने क्या करना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल जरूर होना है। लेकिन आपको पता है NADH खुद माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो लेकिन फिर इससे NADH से एनर्जी भी लेनी है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि जो ये वाला NADH होता है ना ग्लाइकोलिसिस का, वो बैलेंस शीट में 2 ATP प्रोड्यूस करता है। हाउ, ठीक है ना। और ये जो है वो डायरेक्टली जो अंदर दाखिल नहीं हो सकता ग्लाइकोलिसिस का NADH, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जो हमने क्रब्स साइकिल की पीछे बात की थी ना, वो क्रब्स साइकिल का जो NADH हमने यूज करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP बनाए थे। हाउ, वो कैसे बन गए थे 3 ATP, क्योंकि वो प्रोसेस जो था क्रब्स साइकिल का वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा होता है, ठीक है। और उसी से NADH लेके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही 3 ATP बन गए। लेकिन इसमें क्या होता है ग्लाइकोलिसिस क्योंकि साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है और NADH प्रोड्यूस हो रहा होता है, NADH को अंदर इंटर होना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होके इससे ATP ऑब्टेन की जा सके। अब इस इंटरिंग की बहस नहस में क्या होता है कि जस्ट बैलेंस शीट में 2 ATP आएंगे, ठीक है ना। वो किस तरह, एक ATP कहाँ पे गया, तो बेसिकली NADH ने इंटर किस तरह करना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो NADH ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाना है ना मेन मकसद, तो इसने क्या करना है, इसने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट को अपने दे देने हैं इलेक्ट्रॉन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट प्रोड्यूस्ड हो गया G3P के अंदर, ठीक है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट के अंदर, ठीक है। और NAD पॉजिटिव आ गया जो कि साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, ठीक है। और ये इस फॉर्म में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट इजीली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक है। ये हुआ था साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये वाली रिडक्शन। ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस, तो इसने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने यहाँ पे अंदर जाके इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए FAD को, ठीक है। अब FAD क्या हो गया, रिड्यूस्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट इलेक्ट्रॉन देने के बाद दोबारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फर्क तो इलेक्ट्रॉन्स का ही था ना जो इससे लिए थे, तो ये दोबारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट में कन्वर्ट हो गया ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फोस्फेट। और FAD के साथ क्या लग गया, FADH, ठीक है, FADH2। तो लगी समझ। अब ये FADH2 जिस तरह मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इतने बहुत डिटेल से बेटा मैंने बहुत अच्छे से समझाई और इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने बात की थी कि FADH2 से क्या बनते हैं, 2 ATP, और मैंने बताया भी था हाउ, ठीक है ना। तो क्लियर। तो FADH2 को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 ATP की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें 2 जो पंप होते हैं वो 2 हाइड्रोजन इस तरह करेंगे कि पंपिंग करेंगे। जब 2 हाइड्रोजन ATP सिंथेज में से गुजरेंगे तो एक हाइड्रोजन गुजरेगा, एक ATP, 2 हाइड्रोजन गुजरेंगे तो 2 ATP आ जाएंगे। तो इस तरह 2 ATP की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, ग्लिसरोल 3 फोस्फेट शटल सिस्टम। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये जो प्रोसेस ये कन्वर्जन का है, इसको कहा जाता है ग्लिसरोल 3 फोस्फेट शटल, ठीक है।
उसके बाद वही बात कि जो FADH2 का मॉलिक्यूल होता है उससे 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बताया था कि FADH2 को रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 से गुजरने के बाद ये 2 कॉम्प्लेक्सिस से गुजरता है, एक कॉम्प्लेक्स 3 और एक कॉम्प्लेक्स 4। ये कॉम्प्लेक्सिस इसको इसके हाइड्रोजन आइंस को इसके इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए हाइड्रोजन आइंस को पंप करवाते हैं, और जब अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जब वो हाइड्रोजन आइन दोबारा वापस आते हैं तो इनसे 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसलिए 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो जो एरोबिक ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, मतलब कि ग्लूकोज ने जब गुजरना होता है, एरोबिक ऑक्सीडेशन में प्रोसेस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं क्रब्स साइकिल, और एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एरोबिक ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज की। इसके दौरान क्या बनते हैं, कितने ATP बनते हैं? तो एरोबिक ऑक्सीडेशन के में आती हैं ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो कलेक्टिवली जो ATP की नेट प्रॉफिट इसमें से होती है वो होते हैं 36 ATP, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है आपकी बुक के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसमें ग्लूकोज की जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या बनते हैं, 2 ATP बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। एक ग्लूकोज का NADH 2 ATP बनाता है, ना कि 3 बनाता है। इसकी बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन मैं बता चुकी हूँ और आगे भी बता देती हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद वो बात करता है पायरुविक एसिड। जब आप पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन से कितने 2 NADH बनते हैं, तो इससे 6 ATP बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसके बाद इसको इस NADH को के इलेक्ट्रॉन को माइटोकॉन्ड्रिया क्रॉस नहीं करना पड़ता है, इनके इलेक्ट्रॉन को माइटोकॉन्ड्रिया क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए उनका एक ATP नहीं है, 2 ATP हैं। इसके 3 ATP पूरे हैं, 2 के 3 3 6। और एसिटाइल कोए की जब नेक्स्ट जो है क्रब साइकिल में एंटर होते हैं तो 2 ATP तो डायरेक्टली बना दिए, 6 NADH है, 6 3 18 ATP, 2 FADH है, 2 2 4 ATP। तो इनको अगर आप प्लस कर लोगे तो 36 ATP हो गए। और ये कहाँ पे बनते हैं, या ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, ठीक है। तो इसकी डिटेल डिस्कशन मैं प्रोवाइड भी कर चुकी हूँ और मजीद भी कर दूंगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें एनारोबिक ऑक्सीडेशन की, तो उसमें जस्ट ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस के अमल के दौरान कितने ATP आ रहे हैं, 2 ATP की प्रोडक्शन हो रही है एनारोबिक केस में, ठीक है ना। इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का केस 18 टाइम ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू दी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन का केस 18 टाइम मोर एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू दी एनारोबिक रेस्पिरेशन का केस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं किस तरह दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता है कि हम लिपिड खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिपिड और प्रोटीन हमारी बॉडी का हिस्सा किस तरह बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लिपिड की, और ये है प्रोटीन। तो लिपिड आपको पता है किससे मिलके बना होता है, ग्लिसरॉल से, इसके अलावा फैटी एसिड से, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल ने क्या करना होता है, इसने कन्वर्ट होना होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो G3P क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का एक पार्ट है, ठीक है। ग्लिसरॉल से G3P बन के इसने ग्लाइकोलाइसिस यहाँ से शुरू हो जानी है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस का इस G3P ने हिस्सा बन जाना है, और ग्लाइकोलाइसिस होनी है, पायरुवेट बनना है इससे एट द एंड, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस में होता था, ठीक है ना। और नेक्स्ट फिर इस पायरुवेट की ऑक्सीडेशन उसी तरह ही होगी जिस तरह बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन में होता था। इस पायरुवेट की ऑक्सीडेशन के बाद इसने क्रब साइकिल में एंटर होना है, क्रब साइकिल से फिर एट द एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के से एनर्जी ले ली जाती है, ठीक है ना। तो उसी तरह ही प्रोसेस चलता रहता है। उसी तरह फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड ने कन्वर्ट होना होता है किसके अंदर, एसिटाइल
कोए के अंदर, ठीक है। ये एसिटाइल कोए जिस तरह बाकी एसिटाइल कोए होते हैं, ये भी वैसे ही है, उसकी वजह से ये भी क्रब साइकिल में जाएगा और इससे एनर्जी ली जाएगी क्रब साइकिल से। फिर जो है वो वैसे ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर ली जाएगी। मतलब थोड़ी बहुत फार्म्स के अंदर चेंजेस है और नेक्स्ट जब वो फार्म्स साइकिल्स की फार्म्स के मॉलिक्यूल्स के जैसे और आते हैं तो उसको साइकिल के अंदर इंटर करवा के कंटिन्यू करवा दी जाता है प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात करें तो आपको पता है प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, ठीक है ना। तो इस अमाइनो एसिड्स में से क्या कौन सी चीज निकाल दी जाती है, अमाइनो ग्रुप, और पीछे क्या रह जाता है, कार्बन चेन। इस कार्बन चेन को कहाँ पे इंटर करवाया जाना है, क्रब्स साइकिल के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें ये अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड जो क्रब साइकिल में इंटर हो जाएंगे, इसी तरह ही के अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवा के उनकी कार्बन चेन को क्रब साइकिल के अंदर इंटर करवा दिया जाएगा। लेकिन कुछ जो होते हैं अमाइनो एसिड बहुत कम, वो क्या करते हैं, वो इंटर हो जाते हैं किसके अंदर, कन्वर्ट करवा देते हैं एसिटाइल कोए में। लेकिन ज्यादातर जो है वो डायरेक्टली क्रब साइकिल में इंटर होंगे, ठीक है ना। तो ज्यादातर तो डायरेक्टली क्रब साइकिल के अंदर इंटर हो गए, लेकिन कुछ फ्यू जो है वो एसिटाइल कोए में चले जाते हैं और एसिटाइल कोए से नेक्स्ट जो है वो क्रब साइकिल का प्रोसेस चला ली जाते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो चला ली जाती हैं। और जो क्रब साइकिल का कुछ हिस्सा बनते हैं जैसे कि ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होना, ठीक है। इसके अलावा सक्सीनेट में कन्वर्ट होना, मेलेट वगैरह में कन्वर्ट होना, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल जब भी टूटेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा बनते हैं। इस तरह ये मेन कार्बोहाइड्रेट के पैथवे को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर, मेन कार्बोहाइड्रेट पैथवे ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही है। और अगर हम बात करें इसकी मेन एनर्जी की, मेन एनर्जी सोर्स कौन सा होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे पहले सेल में टूटता है, एनर्जी लेता है। उसके बाद अगर ग्लूकोज की कमी है, ग्लूकोज नहीं है, तो लिपिड टूट के एनर्जी देगा, और अगर लिपिड की भी कमी है, लिपिड नहीं है, तो प्रोटीन। तो सबसे तीसरा एंड वाला एनर्जी सोर्स है प्रोटीन, सेकंड लिपिड और फर्स्ट जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है। तो आई होप सो कि जो ये कॉन्सेप्ट था इसकी आपको समझ लगी होगी। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। ये हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम फोटो रेस्पिरेशन का डिटेल कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। जो इसकी ये डायग्राम है, एक प्रॉपर डायग्राम मैंने जो है वो ड्रा की हुई है, ठीक है ना। ये वाली इसके मुताबिक हम सारा देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा मैंने रिटन नोट्स भी बना दिए हैं फोटो रेस्पिरेशन के, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप जस्ट वो समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, और जो मैंने रिटन नोट्स प्रोवाइड करने हैं उनको देखते हुए जो है सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लोगे। और एज इट इज़ ही जो ये नोट्स हैं आप इनका एसेस ले लेना, या फिर वैसे जो है इनको अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत अथेंटिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सर्च के बाद बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर के एंड पे मैं ये नोट्स आपको दूंगी। उसके अलावा जो फोटो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बहुत अच्छे से अभी समझा देती हूँ। So here is our definition of photorespiration. Photorespiration is a metabolic pathway. ये एक metabolic pathway होता है, ठीक है ना। जिस तरह के metabolic pathway others होते हैं, इसी तरह ही photorespiration भी एक metabolic pathway है। प्लांट्स के अंदर जो होता है, जिसमें रबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करके ऑक्सीजन को फिक्स करता है, ठीक है ना। जो दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे था हमारे पास, ठीक है ना, थे उसमें क्या करता था, रबिस्को एक्ट करता था कार्बोक्सिलेज की तरह और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो रबिस्को क्या करता है, वो ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है और ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना। जो कि वो प्रोडक्ट रिसाइकल करवाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट से, पेरोक्सिसोम से और माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है ना। उनको जो है वो रिसाइकल करवा दिया जाता है। और यहाँ पे जिस चीज़ का रिलीज होता है वो क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होती है। इसके अलावा जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह भी यहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक है ना। लगी समझ इसकी भी। तो बहुत डिटेल से बता दिया मैंने फोटो रेस्पिरेशन का। उसके अलावा वो कहता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये ऑक्सीजन यूज होती है इस प्रोसेस के दौरान। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन फिक्स कैसे हो रही है, आपको पता है कि रबिस्को ने एक्ट करना शुरू कर दिया है ऑक्सीजनेस की तरह और ऑक्सीजन को फिक्स करवाना शुरू कर दिया है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड और वाटर जो H2O2 रिलीज होते हैं, ठीक है ना, या फिर वाटर हम कह लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह यहाँ पे रिलीज होंगे, ठीक है ना, क्योंकि H2O2 को जैसे ही ये रिलीज होता है रिएक्शन के अंदर तो इसको स्प्लिट कर देता है, किया रहता है इंजाइम की मौजूदगी में वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी हम अभी बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं सारा आपको बता भी दूंगी किस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, किस स्टेप में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है ना। तो आपने सारा जो लेक्चर है बहुत गौर से सुनना है, और उसके अलावा जो ये सारी बातें जो है आपके दिमाग में है, ये जब मैं नोट्स पे पढ़ाऊंगी तब भी आपको ये सारी बातें समझ लग जाएंगी। तो बेसिकली मैंने ये एक अच्छा ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि पूरी डायग्राम नजर आ रहा है और इस डायग्राम को हम अच्छे से समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, आप इस डायग्राम को पहले, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने बताई है, ठीक है। उसके बाद आपने ये डायग्राम ड्रा करके इसी को देखते हुए सारा डिस्क्राइब कर देना है, और वो जो सारी डिस्क्रिप्शन है, सारा जो डिस्क्राइब करना है वो नोट्स में है, आप नोट्स को देख लेना, नोट्स को ही कॉपी करवा लेना, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो एक रिस्पिरेटरी प्रोसेस है, बेसिकली ये एक प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ठीक है ना। ये रिएक्शन होता कहाँ पे, लाइट की मौजूदगी में होता है, ठीक है। मतलब कि प्लांट को कोई स्ट्रेस कंडीशन है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है और वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है, तो प्लांट्स को मजबूरन अपने स्टोमेटा क्लोज करने पड़ते हैं। जैसे ही प्लांट अपने स्टोमेटा क्लोज करता है तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं हो पाती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अंदर लाइट की मौजूदगी में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर इंटर ही नहीं हो पाती, स्टोमेटा क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होना था किसके अंदर, केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है ना, केल्विन साइकिल में, ठीक है, जहाँ पे शुगर की सिंथेसिस होनी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत कम है, तो ये साइकिल तो नहीं चल सकेगा, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी क्वांटिटी, तो क्या होगा, जो रबिस्को है वो ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के फिक्स करवाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। लगी समझ इसकी भी। तो जिसकी वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं, क्योंकि स्टोमेटा बंद है। स्टोमेटा क्यों बंद है, कि टेम्परेचर ज़्यादा था, वाटर की अवेलेबिलिटी कम थी, प्लांट ने अपने स्टोमेटा क्लोज कर लिए ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके। तो रबिस्को आप देखोगे, ये रबिस्को एंजाइम है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है पेरोक्सिसोम, दिखा दूंगा आपको मैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पेरोक्सिसोम है और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऐसे ही आपने भी ड्रा कर लेना है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, आप देख सकते हो, इसके अंदर क्या होता है कि रबिस्को एंजाइम मौजूद होता है जो कि जो है वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है यूनिवर्स में, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये रबिस्को क्या करता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ता है और रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ जोड़ देता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन और रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट की कम्बिनेशन करवाता है रबिस्को एंजाइम, ठीक है ना। तो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होता है और क्या बनते हैं, दो जो है मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है ना। एक है मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल होता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का, ठीक है ना। तो आपने एक बात याद रखनी है, रिकवर कौन सी चीज करवाते हैं इसके अंदर, पेरोक्सिसोम में 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है ना। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट तो पहले भी बना है, लेकिन हमने क्यों इसको रिकवर करवाया, हमने इसको इसके अंदर कन्वर्ट करवाना था, इसीलिए ये सारी ऑर्गेनेलिज्म में से गुजारा गया ताकि इस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करवाया जा सके, क्योंकि ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट यूजफुल नहीं है, इसको यूजफुल बनाने के लिए ये फोटो रेस्पिरेशन का पाथवे चलाया जाना है, ठीक है ना। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट दो मॉलिक्यूल हमेशा बनते हैं फोटो रेस्पिरेशन के पाथवे में, एक वो होता है जो नॉर्मल रिएक्शन के दौरान ही बन जाता है, दूसरा वो होता है जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट से एक पूरे प्रोसेस से गुजरकर बनता है, ठीक है ना। आपने ये बात याद रखनी है। अब क्या होता है कि जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है इसको कन्वर्ट करवाना है किसके अंदर, ग्लाइकोलेट के अंदर। क्यों, क्योंकि इसका फॉस्फेट रिमूव करवाया जाता है। फॉस्फेट किस एंजाइम की मौजूदगी में, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव करवाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम ने रिमूव करवा के इसको कन्वर्ट करवा दिया ग्लाइकोलेट के अंदर, ठीक है।
इस अमल के दौरान वाटर को भी ऐड करवाया जाता है, ठीक है। अब ग्लाइकोलेट को यहाँ से जो है क्लोरोप्लास्ट से जो है वो ट्रांसफर करवा दिया जाता है कहाँ पर, पेरोक्सीसोम के अंदर, ठीक है ना, फर्दर रिएक्शन के लिए। अब क्योंकि इसकी होनी होती है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे करवाई जाती है, ग्लाइकोलेट की पेरोक्सीसोम के अंदर। अब ग्लाइकोलेट को में ऑक्सीजन के एडिशन करवा के इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है इन पेरोक्सीसोम, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है ग्लाइकोलेट की, और ये जो कौन सी चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, ग्लाइऑक्सीलेट प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ग्लाइकोलेट से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रिमूवल होती है, ऑक्सीजन की जो है वो एडिशन होती है। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। ऐड कौन हो रहा है ग्लाइकोलेट में, ऑक्सीजन, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। मैंने पॉइंट ये बताया कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलेट, और यहाँ से रिमूव कौन सी चीज़ होती है, ग्लाइकोलेट से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और कन्वर्ट करवा दिया जाता है इसको ग्लाइऑक्सीलेट के अंदर। और जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इसको इमीडिएटली ब्रेक करवाया जाता है किसके अंदर, किसकी मदद से, कैटालेस एंजाइम की मौजूदगी में, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड is immediately broken down in the presence of enzyme catalysis, ठीक है। कैटालेस एंजाइम ने इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक करवाना होता है, किसके अंदर इसने ब्रेक करवाना होता है, इस H2O2 को तोड़ा जाता है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, पर ऑक्सीसोम के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इमीडिएटली कैटालेस एंजाइम की मौजूदगी में वाटर और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। अब ये ग्लाइऑक्सीलेट को कन्वर्ट करवाना होता है ग्लाइसिन के अंदर, तो ग्लाइऑक्सीलेट के अंदर अमाइनो ग्रुप की एडिशन करवाई जाती है और इससे ग्लाइसिन बना लिया जाता है, और ये प्रोसेस पेरोक्सीसोम के अंदर होता है। अब ये ग्लाइसिन जो है वो मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ठीक है। ग्लाइसिन ने इसके अंदर नहीं रहना, पेरोक्सीसोम के अंदर नहीं रहना, इसने मूव कर जाना है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ग्लाइसिन ने क्या करना है, एक ग्लाइसिन दूसरी ग्लाइसिन से मिलती है, ठीक है ना। दो ग्लाइसिन आपस में मिलकर सीरीन बनाते हैं, और दो ग्लाइसिन जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, उसके बाद सीरीन कैसे बनती है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 रिमूव करवा के सीरीन बनाई जाती है। अब सीरीन ने माइटोकॉन्ड्रिया में कोई नहीं वर्क करना है, इसने ट्रांसफर कर हो जाना है किसके अंदर, पेरोक्सीसोम के अंदर, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाना है। अब सीरीन क्या करेगी, पेरोक्सीसोम के अंदर आने के बाद अपना अमाइनो ग्रुप NH2 लूज कर देगी, एक और अमाइनो ग्रुप गया, ठीक है। जब इसने अमाइनो ग्रुप लूज कर दिया तो यहाँ पे बनेगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट पहले, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट बनता है। तो आपकी बुक में उसने डायरेक्ट सीरीन से ग्लिसरेट बना दिया है, लेकिन क्या होता है, सीरीन बनाती है क्या, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट से नेक्स्ट वो बनाती है ग्लिसरेट। अच्छा, मैंने ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले उसमें बॉक्स में लिख लिया, इसका मतलब ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस इस पेरोक्सीसोम में होता है। सीरीन हाइड्रोक्सी पायरुवेट यहाँ पे बनाती है और हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट बना देती है। अब इस ग्लिसरेट को जो है वो ट्रांसफर करवा देना है दोबारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके ग्लिसरेट ने ATP को यूज़ करते हुए अपने अंदर फॉस्फेट जो है वो ऐड करवा देना है। ATP को ADP और फॉस्फेट के अंदर तोड़ा जाता है, और इस फॉस्फेट को ग्लिसरेट ने अपने अंदर ऐड करवा के 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना देना है। यही 3-फॉस्फोग्लिसरेट, पहले भी ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट वो नेचुरली प्रोड्यूस हुआ था, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये रिसाइकल करके फिर बनाया गया। तो 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट के आगे जो अब केल्विन साइकिल में इंटर होके शुगर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ है ये, ठीक है ना। तो ये कितना लंबा प्रोसेस हुआ है जिससे जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट हासिल किया गया है। अब हम बात करते हैं, ये आपने जो है वो पूरा जो साइकिल है ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना है। अब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, तो आपने उन नोट्स की भी फोटोकॉपी निकलवा लेनी है या फिर उनको लिख लेना है, हैंड रिटन इज़ बेटर, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डिसएडवांटेज पहले बता दूँ, फिर मैं आपके सामने नोट्स रख देती हूँ, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले क्या है, लॉस जो होता है वो फिक्स्ड कार्बन का, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ 25 to 50% ऑफ द फिक्स्ड कार्बन, तो फिक्स्ड कार्बन का लॉस हो रहता है, मतलब कि ग्लूकोज भी नहीं बना है और प्लांट्स ने वो ऑलरेडी अपना कार्बन लॉस कर दिया है। कहाँ पे ये हुआ है, जब ग्लाइसिन से सीरीन बना था, ठीक है ना। जब ग्लाइसिन से सीरीन बना था
तो उस दौरान प्लांट ने अपना कार्बन डाइऑक्साइड लॉस कर दिया था, अमोनिया भी किया था, ठीक है ना, माइनो ग्रुप सॉरी माइनो ग्रुप भी लॉस किया था और कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस किया था। मतलब कि एक प्रोसेस जहां पर फिक्स्ड कार्बन, जो पहले फिक्स कार्बन RUBP के अंदर जो है वो कार्बन को फिक्स करवाना बड़ी कोई आसान बात तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट एक फिक्स्ड कार्बन को ही लॉस कर देता है, ना कोई ग्लूकोज बनी है ना कुछ और बना है, इवन के कार्बन वेस्ट हो गया है, ठीक है ना, एटम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक क्या होता है, कार्बन फिक्स कार्बन जो है वो वेस्ट करवा दिया गया है, ठीक है ना। तो शुगर भी नहीं बनी है और ऐसा कार्बन जो नेक्स्ट जो है वो जाके शुगर बना सकता था, फिक्स्ड कार्बन ही शुगर बनाता है ना, तो इस फिक्स्ड कार्बन को भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज करवा दिया गया है। तो जिसकी वजह से 25 to 50% जो है फिक्स्ड कार्बन इसी प्रोसेस में लॉस हो जाता है, ठीक है ना, फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जिसकी वजह से जो यील्ड कैपेसिटी होती है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आती है, क्योंकि कहीं कहाँ उस कार्बन से शुगर बन सकती थी, कहाँ वो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया, तो वो शुगर नहीं बनी, जिसकी वजह से यील्ड कैपेसिटी के अंदर कमी आना शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाई टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है कि कार्बन फिक्सिंग एक्टिविटीज़ जो होती है रबिस्को की, वो क्या होनी शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, प्लांट्स स्टोमेटा क्लोज करते हैं तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं हो पाती, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाती है। और अब क्योंकि लाइट रिएक्शन हो रहा होता है तो अंदर ऑक्सीजन बन रही होती है, जब ऑक्सीजन अंदर मौजूद होगी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, तो रबिस्को ने तो कुछ ना कुछ करना है, तो उसने क्या करना है, इसने फिक्स करना शुरू कर देना है ऑक्सीजन को, रबिस्को एंजाइम ने, और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा वो कहता है कि ऐसे जो है वो गर्म इलाके जहाँ पे टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पानी की कमी होती है। जब पानी की कमी में भी क्या करता है प्लांट जो है वो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पानी की कमी है तो प्लांट क्या करता है, अब देखो टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर की कमी आनी शुरू हो गई, तो प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने ऑटोमेटिकली अपने स्टोमेटा क्लोज कर दिया, क्योंकि स्टोमेटा से पानी ज़ाया हो रहा था, ट्रांसपिरेशन के जरिए स्टोमेटा क्लोज हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर नहीं हो पाई, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हुई, ऑक्सीजन तो अंदर बन रही है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है और बाहर भी नहीं निकल पा रही वो ऑक्सीजन, स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन ज़्यादा हुई, तो रबिस्को ने एक्ट करना शुरू कर दिया ऑक्सीजनेज के तौर पर और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इस फोटो रेस्पिरेशन के यील्ड के ऊपर, एग्रीकल्चरल यील्ड के ऊपर, ठीक है। यील्ड की क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है इसकी वजह से। उसके अलावा इनफैक्ट इसमें ATP खर्च हो रही है, कुछ बन भी नहीं रहा और ATP खर्च हो रही है, कहीं पे ATP बन तो नहीं रही ना, आप देखते हो ATP खर्च होती है इसमें, ठीक है ना। इसके जब फॉस्फो जो है वो जो ग्लिसरेट को नेक्स्ट जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है, तो वहाँ पे ATP जो है वो यूज़ होती है, मतलब कि ATP यूज़ हो रही है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ बन भी नहीं रहा, इवन की एनर्जी यूज़ हो रही है, वो फोटो रेस्पिरेशन है, तो इसका डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, वो कहते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुई थी ना, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत कम थी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन ऑब्टेन हो करते हैं हम लोग, तो जब ऑक्सीजन कम थी तो फोटो रेस्पिरेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब ऑक्सीजन इकट्ठी होना शुरू हो गई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो क्या हुआ कि जो सर्टेन कंडीशन में प्लांट्स ने ऑक्सीजन जो है, रबिस्को जो है उसने क्या किया, उसने जो है उसका एक अपनी सबस्ट्रेट के ऊपर एक कंपटीटर लेके आ गया, एक ही एक्टिव साइट के ऊपर, ठीक है ना। वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपटीटर है एक्टिव साइड के ऊपर, दैट इज ऑक्सीजन, तो इसने इसकी कमी में इसको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ये काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये प्रोसेस जो है वो चालू हुआ है, ठीक है। और अब जो है वो डिफरेंट कंडीशन में जैसे जैसे टेम्परेचर की क्वांटिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कैपेसिटी टेम्परेचर की बढ़ रही है, उसी तरह ही ये प्रोसेस भी ज़्यादा होता जा रहा है। लेकिन सीवरल पाथवेज होते हैं, अडेप्टेशंस होती हैं प्लांट्स के अंदर, इसको ओवरकम करने के लिए, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसके नोट्स देखते हैं थोड़े से।
देखोगे फोटो रेस्पिरेशन के नोट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज की एंजाइम की तरह एक्ट करता है और किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सिविल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है जिसको रिसाइकल किया जाता है किसके जरिए, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए। ये भी मैंने सारा बता दिया था, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन यूज होती है और किस चीज का रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी तोड़ दिया जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है ना, वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। तो उसके बाद वो कहता है कि इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आप देखोगे, ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP। तो रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट ने क्या करना है, इसने ऑक्सीजन को फिक्स करना है और क्या बनाना है, दो मॉलिक्यूल बनाने हैं, एक है 3 फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट यूजफुल नहीं है कैल्विन साइकिल के लिए। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट इसको रिसाइकिल करता है, ठीक है ना। तो फॉस्फेटेज कन्वर्ट करता है इस 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट को अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में वो कहता है कि ग्लाइकोलेट क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज होता है टू ग्लाइऑक्सीलेट, रिलीजिंग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इमीडिएटली टूट जाता है किसके अंदर, कैटालेस एंजाइम की मौजूदगी में, वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, और ये पेरोक्सिसोम के अंदर हो रहा है। अब ग्लाइऑक्सीलेट क्या करता है, ग्लाइसिन बनाता है। ग्लाइऑक्सीलेट अमाइनो ग्रुप लेता है और ग्लाइसिन बना देता है, ठीक है। ये पेरोक्सिसोम के अंदर ये भी हो रहा है और ग्लाइसिन क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव कर जाती है। अब ग्लाइसिन जो है दो ग्लाइसिन आपस में मिलकर सीरीन बनाते हैं, यानी कि ग्लाइसिन आपस में दोनों मिलके सीरीन बना देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ग्लाइसिन मिलके सीरीन बनाते हैं और सीरीन बनाने के अमल के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये जो है वो इस सीरीन को पेरोक्सिसोम को दे दिया जाता है। पेरोक्सिसोम के अंदर क्या होता है, सीरीन जो है अपने माइनो ग्रुप दोबारा लूज करती है, ठीक है, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाती है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है वो ग्लिसरेट के अंदर रिड्यूस करवा दिया जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर। नाउ ग्लिसरेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में जाता है, क्लोरोप्लास्ट में जाके ग्लिसरेट एटीपी को तोड़ के क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि ग्लिसरेट काइनेज एटीपी के एक फॉस्फेट को ग्लिसरेट के अंदर ऐड करवा के 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन कर देता है और एडीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एटीपी टूटती है एडीपी और फॉस्फेट के अंदर, ये फॉस्फेट ग्लिसरेट काइनेज ग्लिसरेट में ऐड करवा देता है, ठीक है ना। और जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये केल्विन साइकिल में यूज होना होता है। क्लियर लगी समझ इसकी भी। तो एक हॉक्सो के जो कॉन्सेप्ट है फोटो रेस्पिरेशन का उसकी आपको समझ लगी होगी। मैं थोड़ा सा नोट्स आपके सामने क्लियरली दिखा देती हूँ, अगर आपने इन नोट्स से करना है तो आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी जो है पूरी वीडियो छोड़ के यहाँ तक आए हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स, तो ये यूजलेस है, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो मेरे नोट्स आपके लिए यूजलेस ही हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही सारा मैंने इन नोट्स में लिखा है आपकी आसानी के लिए। तो आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये पेज नंबर 1 है और ये है पेज नंबर 2, यू कैन सी है, ठीक है, और ये है पेज नंबर 3। तो बड़ा ऑथेंटिक सा मैंने आपके सामने ये डिस्क्राइब किया है फोटो रेस्पिरेशन को। तो अगर आपको इन लेक्चर्स की समझ लग रही है फोटो रेस्पिरेशन के अलावा बाकी सबकी भी, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देते। तो अगर आप FSC नीट BSc MSc बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि जो मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने लगी हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, C4 फोटोसिंथेसिस। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है C4 फोटोसिंथेसिस। तो C4 फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं C4 फोटोसिंथेसिस की, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, इसका एक इंपॉर्टेंट जो साइकिल है वो भी मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने डिस्क्राइब करना है, ठीक है, जिसके जरिए हमने इसके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेने हैं। उसके बाद ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने हैंड रिटन जो है आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है ना। ये मैंने नोट्स कुछ बनाए हैं इस C4 फोटोसिंथेसिस के। तो आपने क्या करना है, आपने जो ये कॉन्सेप्ट मैंने इस पे बताना है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो ये नोट्स हैं इनकी या तो आपने कॉपी करवा लेनी है स्क्रीनशॉट लेके, या ये आपने वैसे ही जैसे मैंने लिखे हुए हैं वैसे ही लिख लेने हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये नोट्स मैंने जो है वो बनाए हैं, ठीक है ना। आप इसके अंदर हर एक लॉजिक और रीजनिंग मैंने दी हुई है, तो आप ये वाले नोट्स बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे एक ऐसा स्पेशल पाथवे है जिसको जो कुछ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स्ड किया जाता है किसके अंदर, 4 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसको जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या किया जाता है, फिक्स करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करवा दिया जाता है लेटर केल्विन साइकिल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड फर्स्टली इनटू 4 कार्बन कंपाउंड बिफोर एंटरिंग द केल्विन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल से इनमें इंटर होने से पहले इसको फिक्स करवाया जाता है 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है इस डेफिनेशन का, ठीक है ना, कि फर्स्टली कार्बन डाइऑक्साइड को 4 कार्बन कंपाउंड में फिक्स अप करवाया जाता है, उसके बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करवाया जाता है केल्विन साइकिल में। तो हाउ, अभी हम देखते हैं साइकिल को। अच्छा, उससे पहले एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे है ना, ये कब कौन से प्लांट को अडॉप्ट करते हैं, जो थोड़ी बहुत हॉट कंडीशन में रह रहे होते हैं, ठीक है ना, वो प्लांट C4 फोटोसिंथेसिस को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि ये फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकें, ठीक है ना। फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट C4 फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो कौन से प्लांट ये वाली फोटोसिंथेसिस करते हैं, बेसिकली कॉर्न है, शुगर कैन है, सॉर्गम है, और ऑलमोस्ट 2 दर्जन जो प्लांट्स हैं वो ये C4 फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो इनके अंदर C4 साइकिल भी चलता है और C3 साइकिल, दोनों एट ए टाइम चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके साइकिल की तरफ आते हैं। हो गया कि C4 प्लांट्स के अंदर जो है वो 2 तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं इस C4 साइकिल में, ठीक है ना। तो वो कौन से होते हैं, दैट इज मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो साइकिल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि जो ये साइकिल है ये रन करता है 2 सेल्स के दरमियान में, ठीक है ना। मेसोफिल सेल में आधा साइकिल रन करेगा और आधा जो है बंडल शीथ सेल में रन करेगा, ठीक है ना। तो मेसोफिल सेल में जो एंजाइम अबंडेंटली प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो कौन सा है, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल। और जो हमारे पास बंडल शीथ सेल है उसमें होगा रुबिस्को। एक्चुअली में जो रुबिस्को होता है ये मेसोफिल सेल में नहीं मौजूद होता, क्योंकि अगर यहाँ होता है इसने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना शुरू कर देनी है, और अगर ये यहाँ पे मौजूद भी है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि अगर इसने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना शुरू कर दी तो पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है ना, C4 प्लांट्स के मेसोफिल सेल के अंदर। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे रुबिस्को एक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे रुबिस्को एक्टिव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन शुरू हो गई, यहाँ पे जो है वो ग्लूकोज वगैरह बनना शुरू हो गया, तो उस अमल में ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो इसमें जो है वो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। C4 प्लांट्स जो है फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए तो ये वाला साइकिल चलाता है, ठीक है। तो जो ये इनके मेसोफिल सेल हैं उनके स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर होती है, ठीक है ना। अंदर इंटर होकर ये यहाँ पे क्या करती है, जो 3 कार्बन कंपाउंड फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है। तो पहले यहाँ कार्बन थे 3, ठीक है, ये एक और कार्बन इसमें इंक्लूड हो गया, तो क्या 4 कार्बन बन के हैं, ठीक है ना। फोस्फोइनोल पेप, इसको कहा जाता है फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड, पेप। इस पेप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने कंबाइन किया तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखोगे ना, पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बना है वो 4 कार्बन वाला है, ठीक है ना, 4 कार्बन है, इसीलिए नाम क्या दिया गया, C4 साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला है, उसी की वजह से इसको C4 साइकिल का नाम दे दिया गया है। अच्छा, अब इसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को कन्वर्ट करवाना है मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड के अंदर क्यों कन्वर्ट करवाया जाता है, क्योंकि ये वो फॉर्म है जिसके जरिए इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, लोकलाइज्ड फॉर्म होती है ये। और ये मैलिक एसिड जो है ये एक तो स्टेबल फॉर्म है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है, और इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के मुकाबले में। नहीं तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को भी इधर ट्रांसफर कर देते तो क्या हो जाना था बंडल शीट में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को मच मोर जो है स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इजीली ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म, दैट इज मैलिक एसिड, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है इसको कन्वर्ट किस तरह करना है, मैलिक एसिड में यहाँ
पे इंजाइम यूज होना है NADH मेलेडिहाइड्रोजिनेज। इसने क्या करना है, इसने NADH को तोड़ना है, NAD पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देना है, और जो ये हाइड्रोजन है ये किसमें ऐड करवा दी गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मतलब कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की यहाँ पे हुई रिडक्शन। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, हाइड्रोजन दिए गए, इसको रिड्यूस करवा दिया गया मैलिक एसिड के अंदर, ठीक है। और ये मैलिक एसिड को अब इजीली ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है किसकी तरफ, बंडल शीथ सेल की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर इस मैलिक एसिड की होगी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन भी हुई है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि मैलिक एसिड से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। उन हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन ने NAD पॉजिटिव के साथ मिलके NADH की फॉर्मेशन की है, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि इस मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है, और इस तरह से मैलिक एसिड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन की। हाइड्रोजन ने NAD पॉजिटिव के साथ मिलकर NADH बना दिया, तो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड की रिमूव हुई थी, ठीक है ना। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हुई ना, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में इंटर हो गया। कैल्विन साइकिल में क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैठा है रिबिस्को। रिबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करवा के C3 साइकिल यानी कि चलाएगा और ग्लूकोज बना देगा। प्लांट को खुराक की जरूरत है, उसने खुराक बनानी है। तो ये सारा ड्रामा किस लिए किया गया, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को तक पहुंचा दी जाए, जो कि बंडल शीथ सेल के पास है। पहले आ गए थे मीजोफिल सेल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा, मीजोफिल सेल के स्टोमेटा के जरिए अंदर एंटर हुई, यहाँ से यहाँ तक इसको लाया गया है C4 साइकिल के जरिए, ठीक है। तो मैलिक एसिड की क्या करवाएगी, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूवल, और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। कार्बन डाइऑक्साइड अब कैल्विन साइकिल में इंटर हो गए, RUBP के साथ मिलकर नेक्स्ट जो है रिएक्शन चलाता रहता है, और शुगर भी बनती है, ठीक है ना, इस प्रोसेस से, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि मैलिक एसिड की जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करवा देनी है, तो इसने चेंज हो जाना है किसके अंदर, 3 कार्बन, मतलब 4 कार्बन वाला था ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गई। तो पीछे कितने कार्बन बच गए, पीछे बच गए 3 कार्बन, जो कि है पायरुविक एसिड, ठीक है। अब जो ये पायरुविक एसिड है ना, इस पायरुविक एसिड ने अब रिएक्ट करना है किसके साथ, ATP के साथ। यहाँ पे ATP यूज होती है, ATP ने टूटी है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। तो ये फॉस्फेट जो है, इस फॉस्फेट को इधर ऐड करवा दिया गया है, ठीक है ना। और ये पायरुविक एसिड के अंदर फॉस्फेट ऐड हो गए, क्या चीज बना दी है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ठीक है ना। फॉस्फोइनोल जो पायरुविक एसिड है ना, ये क्या करता है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड अब रेडी है दोबारा साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। साइकिल वही चीज होती है, हम साइकिल उसी को कहते हैं जिसमें फर्स्ट जो हम चीज लेते हैं वही लास्ट पे आ जाए, ठीक है। स्टार्टिंग हमने यहां से की थी, लास्ट भी यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम साइकिल कह देते हैं। तो ठीक है, लगी समझ इसकी भी। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था, अब ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड रेडी है, कोई और कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिले और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाए और रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहे। मेन मकसद था शुगर बनाना, जो कि हमारे पास बन गई है। तो आप देख सकते हो इसमें C4 साइकिल भी चल रहा है और C3 साइकिल भी चल रहा है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं C4 प्लांट में C4 और C3 साइकिल दोनों ही चलते हैं। अब हम आते हैं नोट्स की तरफ। अच्छा जी, तो देखें यहाँ पे नोट्स भी आ गए हैं, ठीक है ना। C4 फोटोसिंथेसिस, इट इज ए स्पेशल पाथवे इन सम प्लांट्स वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड फर्स्टली इनटू ए 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बिफोर एंटरिंग द कैल्विन साइकिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में इंटर होने से पहले 4 कार्बन कंपाउंड में फिक्स होती है, ठीक है ना, जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। तो बेस्ट एग्जाम्पल है इनकी कौन हो गया, शुगर कैन, सोरगम, सोरगम होगी, और टू डजन ऑफ प्लांट्स शो दिस पाथवे, ठीक है ना। C4 प्लांट्स इनको क्यों कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड एज द C4 प्लांट्स बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस इज ऑक्सैलो एसिटेट विच इज ए C4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो इनके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक मीजोफिल सेल और दूसरे हैं बंडल शीथ सेल्स। अगर हम मीजोफिल सेल की बात करें तो मीजोफिल सेल के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज, जिसने कैप्चर करना है और फिक्स करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ, पेप के साथ। उसके बाद है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल के अगर हम बात करें तो इसके अंदर एंजाइम है रबिस्को। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टेप्स के अंदर। स्टेप नंबर 1 दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्मेशन।
इसमें हम देखते हैं कि C4 सेल का जो मेसोफिल सेल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ, जो कौन सा है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ठीक है ना, ये 3 कार्बन है, ठीक है। इस 3 कार्बन वाले के साथ 1 कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट किया है इसने, और क्या बना दिया है 4 कार्बन वाला, वो कौन सा है, 3 और 1 4 कार्बन, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अच्छा, उसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड के अंदर, ठीक है ना। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन ही होता है, लेकिन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को रिड्यूस करवा के मैलिक एसिड बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुआ है जिसको एंजाइम मैलेडिहाइड्रोजिनेज ने ये रिएक्शन किया है। ये तो रिडक्शन किस तरह हुई है, ये NADH ने की है ये रिडक्शन, ठीक है ना। NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को दिए हैं और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिड्यूस हो गया मैलिक एसिड के अंदर, और मैलिक एसिड अब इसको आसानी से ट्रांसफर किया जाता है बंडल शीट सेल के अंदर। क्यों इसको किया ट्रांसफर बंडल शीट सेल के अंदर मैलिक एसिड को, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, ज्यादा इजीली ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है, इसीलिए इसको चूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड, ठीक है ना, टू पायरुविक एसिड। मैलिक एसिड को अब कन्वर्ट करवाया जाना है पायरुविक एसिड के अंदर। किस तरह, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मैलिक एसिड में से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवानी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव करवाई वो ये वाली, और जो हाइड्रोजन रिमूव करवाई है उसने NAD पॉजिटिव के साथ वो हाइड्रोजन मिलके क्या बना देती है, NADH की फॉर्मेशन करवा देती है। अब क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है कहाँ पे, कैल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है। पायरुविक एसिड क्या करता है, अगेन मेसोफिल सेल में चला जाता है। अब फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड रिएक्ट करता है ATP के साथ और क्या बन जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, क्योंकि इसका एक फॉस्फोट ATP का इसको दे देते हैं, तो इसीलिए फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ठीक है ना, पेप, ये फॉस्फेट इसी का ही है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अगेन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन। तो अगेन फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड अब रेडी है कि रिएक्ट करे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दे, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन लेक्चर्स की समझ लग रही है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। तो अगर आप FSC, नीट, BSc, MSc बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए ही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कैम पैथवे हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे इसके ओवरव्यू को, फिर हम बात करेंगे इसके साइकिल की, ठीक है। साइकिल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ये BSc, MSc पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MD कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप FSC, नीट, BSc, MSc बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए ही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कैम पैथवे हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे इसके ओवरव्यू को, फिर हम बात करेंगे इसके साइकिल की, ठीक है। साइकिल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ये BSc, MSc पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MD कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कैम पैथवे। ये हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये BSc, MSc के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थोड़ी डिटेल मिल जाती है FSC के स्टूडेंट को, नीट के स्टूडेंट को थोड़ी सी डिटेल मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस टॉपिक की CAM क्रोसलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है कैम पैथवे, क्रोसलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म पैथवे। इसको क्रोसलेशियल्स क्यों कहा जाता है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ देम इन क्रोसलेशी फैमिली। फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किस फैमिली में देखा गया था, क्रोसलेशी फैमिली के मेंबर में, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कैम पाथवे की, कैम पाथवे किन प्लांट्स के अंदर होता है, ऐसे प्लांट्स जो एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं और ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं रात के वक्त और क्लोज रखते हैं दिन के वक्त। क्यों ऐसा ये करते हैं, क्योंकि रात को गर्मी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू डे। तो क्या होता है, स्टोमेटा के जरिए क्या होता है, वाटर लॉस भी तो होता है। देखो ये एक स्टोमेटा है ना, इसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है
और वाटर बाहर जाता है स्पोर के जरिए। दिस पर वाटर के लॉस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन, अगर दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रहेगा तो गर्मी तो पहले ही ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, एवेपोरेशन होगी, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, ट्रांसपायरेशन होगी। तो जिसकी वजह से पानी का जाया होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं, वो दिन के वक्त एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट के टाइम पे अपनी स्टोमेटा को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब रात के वक्त स्टोमेटा कर लिए ओपन, तो क्या हुआ कि वाटर जो है वो लॉस तो होगा लेकिन बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द डे टाइम, ठीक है। तो जिसकी वजह से पानी भी कम जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आती ही आती है जब स्टोमेटा को ओपन किया जाता है। अब बेसिकली दिन टाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही, लेकिन सूरज मौजूद है, प्लांट को क्या करना है, इसको बनाना है ग्लूकोज, इसको करनी है क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए मेन जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बगैर जो है वो ग्लूकोज नहीं बन सकता, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से ही होती है ना इस प्रोसेस में। तो क्या बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड दिन टाइम तो चाहिए, लेकिन दिन टाइम कार्बन डाइऑक्साइड उसी वक्त अंदर नहीं ले सकते क्योंकि पानी जाया हो जाएगा। अब रात को क्या करते हैं कि ये प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले आते हैं और एक फार्म के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं और दिन टाइम फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी फार्म के अंदर इसको स्टोर किया जाता है और फिर बाद में इसको किस तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये वाटर लॉस को कम करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के लिए इसके स्टोमेटा को इस तरह रखा जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर मौजूद होती है, जो नाइट के टाइम पर अंदर आई होती है, इसको एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में कंजर्व किया जाता है और बाद में इसको यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं किस तरह इसको कंजर्व किया जाता है और किस तरह इसको बाद में यूज किया जाता है। अच्छा जी, तो दोनों केस यहाँ पे हैं, नाइट टाइम और डे टाइम का। तो नाइट टाइम वाले केस की सबसे पहले मैं बात करती हूँ। अब रात का वक्त है, ठीक है, स्टोमेटा क्या है, ओपन मैंने दिखाए हुए हैं। तो स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर हो रही है, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल रहा है, अंदर पानी काफी ज्यादा पहले से मौजूद है। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर होती है ना, ये नहीं कि उसने डायरेक्टली आते ही अंदर फिक्स हो जाना है, ठीक है ना, उसने सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट करना है और क्या बना देना है, एक बाइकार्बोनेट बना देना है। इस बाइकार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट करना है नेक्स्ट, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होता क्या है कि ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है स्टोर स्टार्च, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च को स्टोर किया हुआ है। अब इस स्टार्च ने कन्वर्ट होना है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, इस ग्लूकोज ने अब जाना है साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज की होनी है ग्लाइकोलिसिस। आपको पता है मैंने सारा बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है ना, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हो, इसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ग्लूकोज की क्या हुई, ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज ने ग्लाइकोलिसिस के अमल से सीवरल स्टेप्स के बाद एक जो है वो मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड बनता है, दैट इज फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ठीक है, मैंने पूरी फॉर्म नहीं लिखी है, जगह नहीं थी इतनी। तो क्या हुआ, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड इस बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दिया। इस बाइकार्बोनेट के अंदर जो कार्बन है वो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो बाहर से आई है। अब ये एक कार्बन ये वाला और एक 3 कार्बन ये, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिए, 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने थोड़ी अनस्टेबल फॉर्म है, तो इसने एक स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना, दैट इज मैलेट मैलेट के अंदर, ठीक है, ये एक स्टेबल फॉर्म है, ठीक है ना, ये थोड़ी अनस्टेबल फॉर्म है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे NAD मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होना है, जिसने क्या करना है, NADH को तोड़ के NAD पॉजिटिव और हाइड्रोजन बना देने हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन के जरिए और इलेक्ट्रॉन के जरिए क्या होनी है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की होनी है रिडक्शन, इसने रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना, दैट इज मैलेट या फिर मैलिक एसिड। अब ये मैलेट जो है थोड़ा क्या है, ये थोड़ी जो है वो स्टेबल फॉर्म है। इस स्टेबल फॉर्म को अब जो है वो स्टोर करवाया जा सकता है वैक्यूल के अंदर, ये वैक्यूल के अंदर अब स्टोर हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, तो मैलेट अब ये यहाँ पे स्टोर रहेगा सारी रात, और इस मैलेट के अंदर याद रखना कि ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, दिन आ गया, दिन के वक्त अब फोटोसिंथेसिस होनी है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होनी है, ठीक है, लेकिन स्टोमेटा तो क्लोज है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वो मौजूद तो है रात वाली, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे, इस मैलेट के पास है। अब इस मैलेट ने दिन टाइम क्या करना है, इसने बाहर आना है वैक्यूल से, ये वैक्यूल के अंदर जो स्टोर था, अब वैक्यूल से आए साइटोप्लाज्म में, वैक्यूल से जब बाहर आया तो क्या हुआ कि
इसको दोबारा क्या हुई, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई, ये हाइड्रोजन NAD पॉजिटिव से मिलके हाइड्रोजन ने NADH बना दिया, ऑक्सीडेशन हो गई। और डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, इस मेलेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो 4 कार्बन वाले में से 1 कार्बन निकल गया, तो पीछे 3 कार्बन पायरुवेट बच गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा चले जाता है क्लोरोप्लास्ट के पास, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास जाके इसने वहां पे कार्बन साइकिल चला देना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कैल्विन साइकिल के अंदर इंटर होकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये पायरुवेट ने दोबारा चेंज होना होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, ठीक है। फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये अब अच्छा, पायरुवेट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो ATP टूटता है और इसके अंदर फोस्फेट ऐड करवाया जाता है और फोस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है। ये फोस्फोइनोल पायरुवेट अब रेडी है दोबारा साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। और कुछ फॉर्म जो फोस्फोइनोल पायरुवेट की होती है, ये क्या करती है, दोबारा जाके यहाँ पे स्टार्च बना देती है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और जो ये पेप की फॉर्म होती है, पेप की फॉर्म कुछ फॉर्म जो होती है, ये अब साइकिल को स्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। लगी समझ इसकी भी? तो आई होप सो कि आपको कैम पाथवे की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।